ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे मुझे कि हाँ जी मैम, विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस? चलो ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज के सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? तो सबसे पहले सेंटेंस रीअरेंजमेंट के हम सारे बेसिक सीखेंगे, बिल्कुल डिटेल में हम बात करेंगे सारी स्ट्रैटेजीज की और फिर उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करें? चले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता क्या है? देखो, इसको पैराजंबल भी बोलते हैं। इसमें आपको, अगर मैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की बात बोलूं तो 4 या 5 सेंटेंसेस दिए होते हैं जो आपको अरेंज करने होते हैं। कौन सा पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, जिससे कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं तो 6 भी आ जाते हैं, 7 भी आ जाते हैं, कभी-कभी 8 भी देखने को मिलते हैं, 9 भी देखने को मिलते हैं और एक बार 10 भी देखने को मिल चुके हैं। तो 6 से 10 सेंटेंसेस, कभी-कभी 5 भी आ जाते हैं ना, पेपर ईज़ी आता है। ये आपको मेंस में देखने को मिलते हैं, जिनको आपको अरेंज करना होता है, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना। चलो, अब हम मीनिंगफुल पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, तो इसके कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम सारे स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। तो हम एक-एक करके क्या करेंगे, सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन-सा स्टेटमेंट स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। तो व्हाट वी डू इज़ वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग स्टेटमेंट, कि कौन-सा स्टेटमेंट है जो स्टार्टिंग में आएगा। उसके बाद हम कोशिश करते हैं पेयर्स बनाने की, कि ये दोनों स्टेटमेंट का पेयर होगा, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। स्टेप नंबर 3 और लास्ट में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो बेसिकली 4 ही स्टेप्स होते हैं आपके पैराजंबल में। द फर्स्ट स्टेप इज़ रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स, सेकंड इज़ आइडेंटिफाइंग स्टार्टिंग स्टेटमेंट, थर्ड इज़ पेयर बनाना और फोर्थ है अरेंजमेंट। अब बात करते हैं कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग स्टेटमेंट, कि पैराजंबल का स्टार्टिंग स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो पैराजंबल के स्टार्टिंग स्टेटमेंट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो बार-बार यूज़ होता है आइडेंटिफाई करने में, वो ये होता है कि अगर कोई प्रोनाउन है, अगर कोई प्रोनाउन है, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, दे, सच, दिस, दैट, दीज, दोज, और इनका नाउन नहीं है उस स्टेटमेंट में, देयर इज नो नाउन, इन प्रोनाउन का कोई नाउन नहीं है स्टेटमेंट में, तो ये वाला स्टेटमेंट कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी अ स्टार्टिंग। तो अगर मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा, ही इज अ गुड बॉय, क्या ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है? मैंने लिखा, इट इज ब्यूटिफुल, क्या ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है? मैंने बोला, दीज बुक्स आर गुड, या दोज बुक्स वर गुड, या दिस इज अ गुड बुक, या दैट इज अ गुड बुक, सच बुक्स आर गुड, क्या इनमें से कोई भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है? अगर किसी स्टेटमेंट में प्रोनाउन है और उस प्रोनाउन का नाउन नहीं है, तो वो कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट। हम एडजेक्टिव की भी बात कर सकते हैं सिमिलरली। सिमिलरली ये जो दिस, दैट, दीज, दोज, सच है, जैसे मैंने प्रोनाउन के बारे में बात करी, ऐसे ही हम एडजेक्टिव की भी बात कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव के लिए भी एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज एक एडजेक्टिव भी है, हर को भी एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हो, इट्स को भी एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हो, देयर भी एडजेक्टिव है, आर भी एडजेक्टिव है। आर और माई तो हो सकता है स्टार्टिंग स्टेटमेंट की, ऑथर अपनी ही बात कर रहे हैं तो सेल्फ अंडरस्टूड हो गया। फिर दिस एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, दैट भी एडजेक्टिव होता है, दीज एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, दोज भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, सच भी एडजेक्टिव है। सेम कॉन्सेप्ट, ये एडजेक्टिव अगर ये सारे यूज हो रहे हैं तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट, तो वो जो स्टेटमेंट है वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। किसकी किताब है भाई? हिज एडजेक्टिव है, तो ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। दिस बुक इज गुड, दिस कौन सी किताब, ये स्टार्टिंग नहीं। तो बेसिकली प्रोनाउन अगर ऐसा है या एडजेक्टिव ऐसा है, जब भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव होगा और me stay focused, please help me learn and understand better, please help me stay away from all the distractions, please help me maintain a very positive attitude। 30 सेकंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकंड्स।
Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज के सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? तो सबसे पहले सेंटेंस रीअरेंजमेंट के हम सारे बेसिक सीखेंगे, बिल्कुल डिटेल में हम बात करेंगे सारी स्ट्रैटेजीज की और फिर उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करें? चले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता क्या है? देखो, इसको पैराजंबल भी बोलते हैं। इसमें आपको, अगर मैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की बात बोलूं तो 4 या 5 सेंटेंसेस दिए होते हैं जो आपको अरेंज करने होते हैं। कौन सा पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, जिससे कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं तो 6 भी आ जाते हैं, 7 भी आ जाते हैं, कभी-कभी 8 भी देखने को मिलते हैं, 9 भी देखने को मिलते हैं और एक बार 10 भी देखने को मिल चुके हैं। तो 6 से 10 सेंटेंसेस, कभी-कभी 5 भी आ जाते हैं ना, पेपर ईज़ी आता है। ये आपको मेंस में देखने को मिलते हैं, जिनको आपको अरेंज करना होता है, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना। चलो, अब हम मीनिंगफुल पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, तो इसके कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम सारे स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। तो हम एक-एक करके क्या करेंगे, सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन-सा स्टेटमेंट स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। तो व्हाट वी डू इज़ वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग स्टेटमेंट, कि कौन-सा स्टेटमेंट है जो स्टार्टिंग में आएगा। उसके बाद हम कोशिश करते हैं पेयर्स बनाने की, कि ये दोनों स्टेटमेंट का पेयर होगा, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। स्टेप नंबर 3 और लास्ट में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो बेसिकली 4 ही स्टेप्स होते हैं आपके पैराजंबल में। द फर्स्ट स्टेप इज़ रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स, सेकंड इज़ आइडेंटिफाइंग स्टार्टिंग स्टेटमेंट, थर्ड इज़ पेयर बनाना और फोर्थ है अरेंजमेंट। अब बात करते हैं कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग स्टेटमेंट, कि पैराजंबल का स्टार्टिंग स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो पैराजंबल का स्टार्टिंग स्टेटमेंट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो बार बार यूज होता है आइडेंटिफाई करने में, वो ये होता है कि अगर कोई प्रोनाउन है, अगर कोई प्रोनाउन है, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, सच, दिस, दैट, दीज, दोज, और इनका नाउन नहीं है उस स्टेटमेंट, देयर इज नो नाउन, इन प्रोनाउन का कोई नाउन नहीं है स्टेटमेंट में, तो ये वाला स्टेटमेंट कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी एन, नेवर बी अ स्टार्टिंग स्टेटमेंट। तो हम एक एक, तो सबसे पहले सेंटेंस रीअरेंजमेंट के हम सारे बेसिक सीखेंगे, बिल्कुल डिटेल में हम बात करेंगे सारी स्ट्रैटेजीज की और फिर उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करें? चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता क्या है? देखो, इसको पैराजंबल भी बोलते हैं। इसमें आपको, अगर मैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की बात बोलूं तो 4 या 5 सेंटेंसेस दिए होते हैं जो आपको अरेंज करने होते हैं। कौन सा पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, जिससे कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं तो 6 भी आ जाते हैं, 7 भी आ जाते हैं, कभी-कभी 8 भी देखने को मिलते हैं, 9 भी देखने को मिलते हैं और एक बार 10 भी देखने को मिल चुके हैं। तो 6 से 10 सेंटेंसेस, कभी-कभी 5 भी आ जाते हैं ना, पेपर ईज़ी आता है। ये आपको मेंस में देखने को मिलते हैं, जिनको आपको अरेंज करना होता है, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना। चलो, अब हम मीनिंगफुल पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, तो इसके कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम सारे स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। तो हम एक-एक करके क्या करेंगे, सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन-सा स्टेटमेंट स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। तो व्हाट वी डू इज़ वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग स्टेटमेंट, कि कौन-सा स्टेटमेंट है जो स्टार्टिंग में आएगा। उसके बाद हम कोशिश करते हैं पेयर्स बनाने की, कि ये दोनों स्टेटमेंट का पेयर होगा, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। स्टेप नंबर 3 और लास्ट में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो बेसिकली 4 ही स्टेप्स होते हैं आपके पैराजंबल में। द फर्स्ट स्टेप इज़ रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स, सेकंड इज़ आइडेंटिफाइंग स्टार्टिंग स्टेटमेंट, थर्ड इज़ पेयर बनाना और फोर्थ है अरेंजमेंट। अब बात करते हैं कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग स्टेटमेंट, कि पैराजंबल का स्टार्टिंग स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो पैराजंबल का स्टार्टिंग स्टेटमेंट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो बार बार यूज होता है आइडेंटिफाई करने में, वो ये होता है कि अगर कोई प्रोनाउन है, अगर कोई प्रोनाउन है, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, सच, दिस, दैट, दीज, दोज, और इनका नाउन नहीं है उस स्टेटमेंट, देयर इज नो नाउन, इन प्रोनाउन का कोई नाउन नहीं है स्टेटमेंट में, तो ये वाला स्टेटमेंट कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी एन, नेवर बी अ स्टार्टिंग स्टेटमेंट। तो अगर मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा, ही इज अ गुड बॉय, क्या ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है? मैंने लिखा इट इज ब्यूटीफुल, क्या ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है? मैंने बोला दीज बुक्स आर गुड, या दोज बुक्स वर गुड, या दिस इज अ गुड बुक, या दैट इज अ गुड बुक, सच बुक्स आर गुड, क्या इनमें से कोई भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है? अगर किसी स्टेटमेंट में प्रोनाउन है और उस प्रोनाउन का नाउन नहीं है, तो वो कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट। हम एडजेक्टिव की भी बात कर सकते हैं सिमिलरली। सिमिलरली जो दिस दैट दीज दोज सच है, जैसे मैंने प्रोनाउन के बारे में बात करी, ऐसे ही हम एडजेक्टिव की भी बात कर सकते हैं।
सेम कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव के लिए भी एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल हिज एक एडजेक्टिव भी है। हर को भी एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हो, इट्स को भी एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हो, देयर भी एडजेक्टिव है, आर भी एडजेक्टिव है। आर और नहीं तो हो सकता है स्टार्टिंग स्टेटमेंट, क्योंकि अपनी ही बात कर रहे हैं तो सेल्फ अंडरस्टूड हो गया। फिर दिस एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, दैट भी एडजेक्टिव होता है, दीज एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, दोज भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, सच भी एडजेक्टिव है। सेम कॉन्सेप्ट कि एडजेक्टिव अगर ये सारे यूज हो रहे हैं तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट, तो वो जो स्टेटमेंट है वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इट इज हिज बुक, ये उसकी किताब है, किसकी किताब है भाई, हिज एडजेक्टिव है, तो ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। दिस बुक इज गुड, दिस कौन सी किताब, ये स्टार्टिंग नहीं। तो बेसिकली प्रोनाउन अगर ऐसा है या एडजेक्टिव ऐसा है, जब भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव होगा और उससे पहले उसका नाउन नहीं होगा तो वो कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकते। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, एनीवन एनी प्रॉब्लम। अभी जब बहुत सारे पैराजम्बल्स करेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट्स और आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, सच प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों होता है, दोस प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों होता है, दीस भी प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है, दैट भी प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है, दिस भी प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है, हर भी प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है, दोनों होते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कनेक्ट तो करते हैं बट वो स्टार्ट नहीं करते। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे बट है, स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, येट है स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, दस है स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, हेंस है। अभी जब कनेक्टर स्टार्ट की क्लास होगी तो इस कॉन्सेप्ट पे हम और अच्छे से चर्चा भी करेंगे। स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। देयरफॉर है स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, सो है स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, ये कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट में नहीं आ सकते। कांट बी अ स्टार्टिंग स्टेटमेंट। एंड है कभी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, और है कभी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। तो कौन कौन से स्टार्टिंग में आ सकते हैं? वाइल स्टार्टिंग में आ सकता है, इवन स्टार्टिंग में आ सकता है, ऑल्दो स्टार्टिंग में आ सकता है, हाउएवर स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, मोरओवर स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। तो बहुत सारे होते हैं। डिस्पाइट स्टार्टिंग में आ सकता है, इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग में आ सकता है, नॉट विथ स्टैंडिंग स्टार्टिंग में आ सकता है। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब भी क्या होता है, के बावजूद। तो बहुत सारे हैं जो स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, बहुत सारे हैं जो स्टार्टिंग इफ स्टार्टिंग में आ सकता है, बहुत सारे हैं जो स्टार्टिंग में आ सकते हैं। ये हमको पता कैसे चलेगा कि मैम कौन सा स्टार्टिंग में आ सकता है, कौन सा स्टार्टिंग में नहीं आ सकता? तो अभी हम ग्रामर ग्रंथ में अगला चैप्टर करने वाले हैं स्टार्टर एंड कनेक्टर का। तो ये सारे के सारे वर्ड्स स्टार्टर्स हैं, बट ये वाले वर्ड्स आपके स्टार्टर्स नहीं होते और ये आपको समझ में आएगा जब स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स टॉपिक की थ्योरी पढ़ोगे, जिसको मैं अगले ही ग्रामर ग्रंथ की क्लास में पढ़ाने वाली हूं। तो कौन कौन से वर्ड्स पैराजंबल की स्टार्टिंग में आ सकते हैं, कौन कौन से नहीं आ सकते, वो पूरा का पूरा सेट होता है। मतलब बट के दोनों तरफ बातें होनी चाहिए, येट के दोनों तरफ बातें होनी चाहिए, हाउएवर के दोनों तरफ बातें होनी चाहिए, दस के दोनों तरफ बातें होनी चाहिए। ही इज गुड, दस ही गॉट अ जॉब, ही स्पीक्स वेल, मोरओवर ही एक्ट्स वेल। तो मोरओवर की दोनों तरफ बातें होनी चाहिए, हेंस के भी दोनों तरफ बातें होनी चाहिए, देयरफॉर की भी दोनों तरफ बातें होनी चाहिए, सो की भी दोनों तरफ बातें होनी चाहिए। इनमें क्या होता है, ये वर्ड पहले आके बातें ऐसे आ सकती है, इसकी दोनों बातें इसकी एक ही तरफ आ सकती है, ऐसे आ सकती है बातें। ये तो डिस्पाइट डिस्पाइट का तो एक सेंटेंस में भी प्रीपोजिशन बनाते हैं। तो इनके दोनों बातें एक ही तरफ आ सकती है, इसीलिए स्टार्टिंग हो सकते हैं। लेकिन इनकी जो दो बातें होंगी वो एक इस तरफ आएगी, एक इस तरफ आएगी, इसीलिए स्टार्टिंग नहीं हो सकती। डिस्पाइट का मीनिंग होता है के बावजूद। हाउएवर स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता पैराजंबल का। पहले आप कोई बात करोगे, फुल स्टॉप लगाओगे, फिर हाउएवर लिखोगे, फिर दूसरी बात करोगे। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट बहुत हेल्प कर, स्टार्टिंग स्टेटमेंट को ढूंढने में इन सबको हम कनेक्टर्स बोलते हैं। तो कनेक्टर्स बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको कनेक्टर और स्टार्टर की थ्योरी क्लियर है तो आपके लिए स्टार्टिंग स्टेटमेंट होना बहुत आसान हो जाता है। चलो, तीसरा कॉन्सेप्ट, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इट का, स्टार्टिंग स्टेटमेंट को ढूंढने में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इट स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। मैंने भी अभी ये पढ़ाया आपको कि इट अगर एक प्रोनाउन है, मतलब किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बैग, एक बैग है, इट इज ब्यूटीफुल, वो बैग सुंदर है। तो इट प्रोनाउन किसका प्रोनाउन है? इस बैग का, इस बैग के बारे में बता रहा है। तो एक बैग है और वो बैग बहुत सुंदर है, तो इट इस नाउन के बारे में बता रहा है, इसका मतलब है ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। पहले आपको बैग लिखना पड़ेगा, फिर आप इट यूज कर सकते हो। तो इस केस में इट आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। लेकिन इट का तो एक और मतलब होता है, इट एक स्यूडो सब्जेक्ट का भी रोल प्ले करता है। स्यूडो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? स्यूडो सब्जेक्ट होता है झूठ मूठ का सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेंटेंस लिखना था बारिश हो रही है, तो हो रही है तो इज रेनिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करूं, तो मैंने झूठ मूठ का सब्जेक्ट बना दिया, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। ये इट किसी नाउन का प्रोनाउन नहीं है, ये इट सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आया है। फॉर एग्जाम्पल आज ठंडा है या आज ठंड है, आज हो गया टुडे, है हो गया इज, ठंडा हो गया कोल्ड। अभी सेंटेंस पूरा नहीं हो पा रहा था इन तीनों वर्ड से, तो मुझे झूठ मूठ का शब्द लगाना पड़ा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इट इज कोल्ड टुडे। तो ये इट किसी नाउन के लिए नहीं आया था, ये सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्यूडो सब्जेक्ट बोलते हैं। और जब सिर्फ इट एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आता है, वो किसी नाउन के बारे में नहीं बता रहा है, तो उस केस में इट से स्टार्टिंग हो सकती है। क्लियर सभी को? तो इस चीज को रट मत लेना कि इट से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, इट से बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग हो सकती है। जैसा इट का हाल है, जो हाल उधर है वही हाल इधर भी है, वही हाल है देयर का भी। जब देयर आपको जगह बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जगह। आई सॉ हिम देयर, मैंने उसको वहां देखा। जब देयर का मतलब है वहां, वहां कहाँ देखा? पहले जगह बतानी पड़ेगी ना। आई वेंट टू मुंबई, मैं मुंबई गई और मैंने उसको वहां देखा। तो ये देयर स्टार्टिंग नहीं हो सकता था, क्योंकि इससे पहले मुझे मुंबई लिखना पड़ता। ये मुंबई के बारे में देयर बता रहा है, तो मैं मुंबई गई और मैंने उसको वहां देखा, तो ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। लेकिन देयर भी वही रोल प्ले करता है जो इट रोल प्ले करता है। देयर भी एक स्यूडो सब्जेक्ट होता है। एक राजा था, करो सेंटेंस को पूरा इंग्लिश में। एक की हो गई इंग्लिश और राजा की हो गई किंग, हाँ की इंग्लिश हो गई वॉज, सेंटेंस पूरा ही नहीं हुआ। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक शब्द लगाना पड़ा देयर, देयर वाज अ किंग। तो स्यूडो सब्जेक्ट हो गया, इस केस में ये स्टार्टिंग हो सकती
कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सभी को कि कब वो स्टेटमेंट स्टार्टिंग हो सकता है और कब वो स्टेटमेंट स्टार्टिंग नहीं हो सकता? कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी किसी को भी? चलो। अब एक तरह के पैराजंबल में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ऐसा स्टेटमेंट लिखा होता है, इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसा कहा जाता है कि ऑनेस्टी सबसे बढ़िया चीज़ है। बताओ ये वाला स्टेटमेंट स्टार्टिंग हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या इस स्टेटमेंट से पहले कोई स्टेटमेंट आने की ज़रूरत थी? नहीं थी। इससे पहले कुछ लिखने की ज़रूरत थी? नहीं, ये इट किसी और पहले वाले का तो कुछ है ही नहीं। ये तो इट आगे का ही है कि ऐसा कहा जा सकता है कि ऑनेस्टी सॉरी ऐसा कहा जाता है कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। इससे पहले कोई स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है। तो जब भी इट इज सेड लिखा हो, तो वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है। चलो मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा। इट सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसने बोला कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। अब ये बताओ ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है? यहाँ मीनिंग था ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी। इसका मीनिंग है उसने बोला कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी। किसने बोला? राम ने बोला, रहीम ने बोला, रमेश ने बोला, सुरेश ने बोला, किसने बोला? नहीं पता किसने बोला। इसका मतलब ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर सभी को? एवरीवन? बहुत गहराई में जा रहे हैं पैराजंबल के सेंटेंस के बीच में। अब एक और एग्जांपल करते हैं। मैंने बोला एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले फिर एग्जांपल पर आएँगे। आप जब भी किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हो ना, मैं एक लड़के से मिली या मैं एक लड़की से मिली या मैं एक स्टूडेंट से मिली, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई मेट अ गर्ल या आई मेट अ बॉय। उस लड़की का नाम प्रियंका था। द गर्ल्स नेम वाज़ प्रियंका। प्रियंका बहुत हार्ड वर्किंग है। प्रियंका इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। बहुत मेहनती है। अब ध्यान से देखना, कौन-सा पहले आएगा, कौन-सा बाद में आएगा। जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो, तो आप क्या लगाते हो? आर्टिकल अ लगाते हो या फिर आर्टिकल एन। तो अगर कोई भी ऐसा वर्ड आपको पैराजंबल में दिख रहा है, ये पैराजंबल में बहुत हेल्प करता है कि उसके आगे अ आर्टिकल लिखा हुआ है। अ बुक लिखा हुआ है, अ बैग लिखा हुआ है, कुछ भी अ लिखा हुआ है, अ स्टडी लिखा हुआ है, अ स्टडी बहुत देखने को मिलेगा, अ रिसर्च लिखा हुआ है। किसी भी चीज़ के आगे अ आर्टिकल लगा हुआ है। फिर उसी चीज़ की बात हो रही है। द बुक लिखा है उसके बाद। या बुक नहीं भी लिखा हुआ, द भी नहीं भी लिखा हुआ है, दिस बुक लिखा है या फिर दैट बुक लिखा है या फिर सच बुक लिखा है या कुछ भी लिखा हुआ है, अकेले बुक भी लिखा हुआ है या फिर उस बुक का नाम भी दे रखा है या फिर उस बुक को किसने लिखा है, कुछ भी दे रखा है उसके बारे में। वो हमेशा अ आर्टिकल के बाद है। तो अ आर्टिकल हमेशा इंट्रोड्यूस करता है, अ या एन आर्टिकल ये हमेशा क्या करता है इंट्रोड्यूस करता है। तो आपको क्या करना होता है जब भी पैराजंबल को अरेंज कर रहे होते हो, किसी भी चीज़ के आगे अ आर्टिकल लिखा है ना या एन लिखा है और उसी चीज़ की बात हो रही है तो आँख बंद करके अ और एन वाले स्टेटमेंट को स्टार्टिंग में बनाते हैं और बाकियों को उसके बाद करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो अ या फिर एन आर्टिकल होता है, वो सिर्फ दा से ही पहले नहीं आता। वैसे इसको इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, इसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो अ और एन आर्टिकल द आर्टिकल से ही सबसे पहले आता है। कुछ भी लिखा होगा ना और भी कुछ दिस, दैट, दीज़, दोज़, सच कुछ भी लिखा होगा या उसके बारे में कुछ भी लिखा होगा, बिना एडजेक्टिव के भी लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा उस चीज़ के बारे में, अ और एन वाला हमेशा पहले आएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? मैम अ और एन में दोनों में पहले कौन-सा आएगा? बेटा एक के साथ एक ही लगेगा। अगर बैग है तो अ लगेगा, एन नहीं लगेगा। अगर अम्ब्रेला है तो एन लगेगा। या तो अ लगा हुआ होगा या एन लगा हुआ होगा। दोनों में से एक ही लगा हुआ होगा, वही पहले आएगा। दोनों एक साथ नहीं लगा सकते किसी के। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा होगा तो अ लगेगा, क, ख, ग। अगर व्यंजन या वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा होगा तो एन लगेगा। क्लियर सभी को? तो इंडेफिनिट आर्टिकल विल ऑलवेज कम बिफोर इंडेफिनिट आर्टिकल विल ऑलवेज इंट्रोड्यूस दैट थिंग। वो हमेशा क्या करेगा? उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेगा। चलो, अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। आज मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ना कम हो गए क्लास में। बहुत सारे बच्चों का आईबीपीएस में सिलेक्शन हो गया आप में से। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कम बच्चे देख के मुझे खुशी हो रही है क्लास में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में से अब मुझे टाइम नहीं मिला रिप्लाई करने का सबको, बट जैसे ही क्लास ओवर हो जाएगी सबसे पहले मैं वही करने वाली हूँ, आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरीवन, आई विल टॉक टू ईच एंड एवरीवन। अगली बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों में 100%। चलिए अगली चीज़, किसी चीज़ की फुल फॉर्म दे रखी है, किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, या किसी का पूरा नाम दे रखा है या किसी का शॉर्ट नेम दे रखा है। तो फुल फॉर्म या फुल नेम हमेशा पहले आएगा, शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट नेम हमेशा बाद में आएगा। सिंपल सा कांसेप्ट है, पहले उसका पूरा नाम बताओगे, फिर उसको पहले उससे उसका पूरा नाम जानोगे, फिर उसको कुछ भी नाम से बुला सकते हो। तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिया हुआ है, वो पहले आएगा, यूएस बाद में आएगा। राम राव दे रखा है, राम राव पहले आएगा, राम बाद में आएगा। तो फुल नेम या फुल फॉर्म हमेशा पहले आएगी, शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट नेम हमेशा बाद में आएगा। फुल फॉर्म या फुल नेम विल ऑलवेज कम बिफोर शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट। कोई परेशानी इस कांसेप्ट में? अगले कांसेप्ट की बात करते हैं। अगला कांसेप्ट कहता है कि जनरली पैराजंबल्स होते हैं ना, वो एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। हमेशा नहीं, बट जनरली। वो सीक्वेंस क्या होता है कि पहले हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसका कोई डेटा दे देंगे या कोई एग्जांपल दे देंगे, फिर उसके फायदे बताएँगे, फिर उसके डिसएडवांटेजेस बताएँगे, उसके नुकसान बताएँगे और फिर सजेशन देंगे। तो ये पूरा का पूरा फ्लो है जो हम फॉलो करते हैं जनरली। पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर उसको समझाया, फिर उसका एग्जांपल दिया, फिर उसके फायदे बताए, फिर उसका नुकसान बताया और लास्ट में उन नुकसानों के लिए सजेशन दिया। हमेशा नहीं फॉलो होगा, बट जनरली फॉलो होगा ये सीक्वेंस। फर्स्ट थिंग।
तो जो सजेशन होता है, कंक्लूजन होता है, वो हमेशा लास्ट में आता है। इंट्रोडक्शन हमेशा पहले आता है। बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, कौन सा पहले आएगा? आपको कनेक्टेड दे रखा होता है। जैसे पॉजिटिव टोन है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में मूव करने के बीच में कुछ ऐसा कनेक्टेड दे रखा होगा, बट दे रखा होगा, हाउएवर दे रखा होगा, तो आपको हेल्प मिल जाती है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में। अभी जब हम करेंगे क्वेश्चंस तब और अच्छे से। अगला, कोई स्टोरी सुना रहे हैं ऑथर या फिर ऑथर की टोन नैरेटिव है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, बच्चे ना बिना सोचे समझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाते रहते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ। क्रोन रूट वर्ड का मीनिंग होता है टाइम, समय। तो बच्चों को क्या लगता है कि 2010 लिखा हुआ है, 2015 लिखा हुआ है, 2020 लिखा हुआ है, मैम मजा आ गया। इसको पहले लगा देंगे, इसको बाद में लगा देंगे, इसको बाद में लगा देंगे और रट लेते हैं इस बात को। नहीं, रटना नहीं है। ये तभी लगेगा जब ऑथर की जो टोन होगी वो स्टोरी समझाने वाली हो, कि मैं वहाँ गया, वहाँ पे क्या हुआ, मुझे वो दिखा, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ। तो जब भी ऑथर की टोन नैरेटिव होती है, जब भी ऑथर कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं, कोई रिपोर्ट दे रहे होते हैं, कोई कहानी सुना रहे होते हैं, तभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगता है, हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं लगता। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का पैराडाइम गलत हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को रट लेते हैं, उसके पीछे का कारण नहीं समझते। तो ये कब लगेगा? वो ये सिर्फ तब लगता है जब टोन नैरेटिव हो। कोई परेशानी किसी को? चलो, अब अगली सीक्वेंस की बात करते हैं। अगली सीक्वेंसिंग क्या होती है? मैंने किसी चीज़ को देखा, मैंने एक किताब देखी, नहीं मैंने एक चलो किताब ही देखी। अब आपके पास 2 सेंटेंसेस हैं, एक में लिखा हुआ है द बुक वाज़ रेड इन कलर और दूसरा सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है द बुक वाज़ वेरी गुड। द बुक वाज़ वेरी क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल तो नहीं बोलेंगे बुक को। द बुक वाज़ वेरी या द बुक वाज़ फिक्शनल बोल सकते हैं। मैंने किताब देखी, उस बुक की जो स्टोरी थी वो कैसी फिक्शनल थी, मतलब कहानी थी उसके अंदर। हाँ, इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं, इट वाज़ इंटरेस्टिंग। इनमें से कौन-सा पहले आएगा? फर्स्ट वाला पहले आएगा, सेकंड वाला पहले आएगा? डीप मूड। जब भी आप किसी चीज़ को देखते हो, आपकी पहली नज़र किस चीज़ पे जाती है? उसके अंदर क्या लिखा है उस पे जाती है, वो बाहर से कैसे दिखती है उस पे जाती है। वो चीज़ बाहर से कैसे दिखती है उस पे जाती है। वेरी गुड। तो किसी भी चीज़ के हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले बताते हैं या फिर वो बाहर से दिखने में कैसी है, उसका आउटर अपीयरेंस कैसा है, वो पहले बताते हैं एज़ कंपेयर टू उसके अंदर क्या है। तो आपने किसी चीज़ को देखा, तो पहले आउटर चीज़ें बताएँगे कि वो सर्कुलर है, वो रेड कलर की है, फिर उसके बाद आप अंदर पे जाओगे कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आउटर अपीयरेंस आप हमेशा पहले बताओगे, यू विल ऑलवेज़ गिव इट द प्रायोरिटी। क्लियर सभी को? चलो, अब एक और सीक्वेंस पे आते हैं। कोई इवेंट हुआ, ऑथर मान लो कोई न्यूज़ दे रहे हैं, तो सबसे पहले क्या बताया जाएगा? वो न्यूज़ बताई जाएगी या फिर वो न्यूज़ कहाँ की है वो बताई जाएगी। आप रिपोर्ट सुनते हो, न्यूज़ सुनते हो। तो सबसे पहले टाइम, डेट और प्लेस बताओगे। फिर उसके बाद एग्ज़ैक्ट इवेंट बताओगे कि वो इवेंट क्या है और फिर उसके पीछे की स्टोरी बताओगे। तो जब भी कोई न्यूज़ दी जा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ, अभी मैं आईबीपीएस वाले बच्चों से बात करूँगी, उनको सफलता दिवस के लिए इनवाइट करूँगी, तो पहले मैं उनको बताऊँगी कब होगा, कहाँ होगा, किस समय पर उनको पहुँचना है। फिर बताऊँगी कि सफलता दिवस क्या होता है, फिर बताएँगे उसके पीछे की स्टोरी कि हम इतने साल से करते आ रहे हैं, तेरे बच्चे आते हैं, सब चीज़ें। तो पहले टाइम, डेट एंड प्लेस, फिर इवेंट और फिर उसके पीछे की स्टोरी। तो छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको पैराजम्बल को अरेंज करने में बहुत हेल्प। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने आपको ये सारी थ्योरी पढ़ाई, सब बताया, बट इंग्लिश तो इंग्लिश है। बहुत सारी जगह कोई कॉन्सेप्ट लगेगा, किसी जगह कोई कॉन्सेप्ट लगेगा, किसी जगह कोई कॉन्सेप्ट लगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि चीज़ें बहुत फिक्स्ड होंगी। जैसे मैथमेटिक्स में 1 + 1 2 ही होगा, 1 + 1 कभी 3 नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश पे डिपेंडिंग अपॉन द पैसेज, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन चीज़ें चेंज होंगी। तो इसका मतलब है कि हमेशा हमें पैसेज के हिसाब से आंसर देना है। मतलब हमको भर-भर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हमारा कमांड आएगा कि कौन-सा कॉन्सेप्ट कहाँ चल रहा है, कौन-सा रूल कहाँ लग रहा है, वो कब हमें समझ में आएगा, वो कब हमारा कमांड बनेगा, जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। एग्जामिनेशन से पहले कम से कम 100 से 200 पैराजम्बल्स हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अब हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए? हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि हम इतने-इतने पैराजम्बल्स एग्जामिनेशन से पहले-पहले प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि पेपर में जब हम पैराजम्बल करने जाएँ, हमारा पैराजम्बल का आंसर ठीक निकले। कोई परेशानी किसी को? किसी भी तरह की? तो प्रैक्टिस इज़ द की इन अ लैंग्वेज। आप हिंदी कितनी ही सीख गए होंगे, आप आज भी नहीं कह सकते कि हिंदी का ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा। कह सकते हो? क्योंकि कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट तो उसी एप्लीकेशन को अब हम स्टार्ट करें। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ पैराजम्बल की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं और हम ईज़ी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। हर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छा है। तो ये मत सोचना कि स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ईज़ी होगा फिर धीरे-धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, नहीं। हम स्टार्टिंग ही डिफिकल्ट लेवल से कर रहे हैं, जिससे कि हम डिफिकल्ट से और एडवांस लेवल पे जा सकें। चलो पहला पैराजम्बल साथ में करते हैं। कितने स्टेटमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट्स। सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था? रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। तो सारे स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। सारे स्टेटमेंट्स को आप रीड करोगे, मैं कोई हेल्प नहीं करूँगी। आप बस मुझे इतना बताओगे सारे स्टेटमेंट्स को रीड करने के बाद कि कौन-कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो स्टार्टिंग नहीं हो सकते। ये मत बताओ स्टार्टिंग कौन से हो सकते हैं। कौन-कौन से हैं जो स्टार्टिंग नहीं हो सकते वो बताओगे। क्या सभी को समझ में आ रहा है? दिस, एंड भी लिखा है, दीज़ भी लिखा है। चलो, अब क्यू और टी को देखो। क्यू और टी को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, आखिरी कॉन्सेप्ट जो रह गया था, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। वो क्या था कि अगर कोई पर्टिकुलर बात दे रखी है और फिर एक जनरल बात दे रखी है। पर्टिकुलर जनरल क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने वर्ल्ड की बात करी और फिर मैंने इंडिया की बात कर दी, या फिर मैंने इंडिया की बात करी, फिर मैंने दिल्ली की बात करी, या फिर मैंने दिल्ली की बात करी, फिर मैंने चांदनी चौक की बात करी। तो ये जो बड़ी बात होती है और फिर उसकी छोटी बात, तो जनरल स्टेटमेंट हमेशा पर्टिकुलर स्टेटमेंट से पहले आता है। जनरल विल ऑलवेज कम बिफोर पर्टिकुलर। अगर वर्ल्ड और इंडिया की बात हो रही है तो वर्ल्ड पहले आएगा, इंडिया बाद में आएगा। इंडिया और दिल्ली की बात हो रही है तो इंडिया पहले आएगा, दिल्ली बाद में आएगा। दिल्ली और चांदनी चौक की बात हो रही है तो दिल्ली पहले आएगा, चांदनी चौक बाद में आएगा। तो जनरल स्टेटमेंट पर्टिकुलर स्टेटमेंट से। अब इस क्वेश्चन को, सबसे पहला स्टेप था रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। तो हमने एक-एक करके सारे स्टेटमेंट को रीड करना। ये जो डेटा है ये पोर्शन ट्रैकर सिस्टम से आ रहा है।
जो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है आंगनवाड़ी सेंटर से पूरी कंट्री में और मेजर करता है बच्चों के मेजरमेंट्स मतलब लेता है जो बच्चे उसमें एनरोल्ड थे। जितने भी बच्चे मेजर किए गए, उनमें से इतने बच्चे थे जिनकी हाइट कम थी, इतने बच्चे थे जिनकी वेट कम थी, इतने बच्चे जो वेस्टेड स्टैंडर्ड ऑफ वेस्टेड क्या होता है कि उनकी एज के हिसाब से उनका उतना वेट है या नहीं या उनकी हाइट के हिसाब से उतना वेट है या नहीं, उनको स्टैंडर्ड ऑफ वेस्टेड बच्चे कहते हैं। इस सिस्टम को यूज़ करके हेल्थ वर्कर्स ने इवैल्यूएट किया हाइट को और वेट को इतने सारे बच्चों का। जब इन फिगर्स को कंपेयर किया गया इस सर्वे से तो पता चला कि जो कुपोषण का जो लेवल है वो कम हो गया है, हालाँकि अभी प्रॉब्लम्स हैं। नया डेटा शेयर किया गया पार्लियामेंट में, वो बताता है कि जो मैलन्यूट्रिशन है बच्चों के अंदर वो एक सीरियस कंसर्न है। हालाँकि जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो भी पॉइंट कर रहे हैं कि थोड़ा-थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये जो नंबर्स हैं, ये रियल टाइम पिक्चर दे रहे हैं कि बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, हमने सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड कर लिया। अब हम स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ दिस था, यहाँ दिस था, यहाँ दिस था, यहाँ दिस था। मेरे पास 2 स्टार्टिंग स्टेटमेंट बच रहे थे, एक क्यू, एक टी। अब क्यू और टी को पढ़ो और मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन-सा स्टार्टिंग होगा। जितने भी बच्चे नापे गए, उनमें इतने बच्चे डेटा है। अभी हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पहले आता है, डेटा बाद में आता है। तो डेटा से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि टी स्टार्टिंग से कोई परेशानी किसी को इस चीज़ चलो, अब टी पता लग गया, अब हम अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ था दिस सिस्टम। मुझे बताओ आर से पहले क्या आएगा? अब अगला स्टेप है दिस, दैट, दीज़, दोज़ को ढूँढो। दिस सिस्टम तो कौन-सा सिस्टम है भाई? पहले मुझे आर से पहले बताओ क्या आएगा? सिस्टम का नाम कहाँ लिखा हुआ है? इस एडजेक्टिव का नाउन कहाँ है? पोर्शन ट्रैकर सिस्टम, पोर्शन ट्रैकर सिस्टम, दिस सिस्टम। क्या सभी को पी और आर का पेयर क्लियर है? तो नाउन जो है हमेशा अपने एडजेक्टिव से या अपने प्रोनाउन से पहले। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ था दीज़ नंबर्स और यहाँ पे लिखा हुआ था एंड व्हेन दीज़ नंबर्स। तो ये नंबर और जब ये नंबर, तो एंड तो 2 स्टेटमेंट्स, 2 सेम स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर दीज़ नंबर्स एंड दीज़ नंबर्स। तो बताओ नंबर्स कहाँ दे रखे हैं? बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस के नंबर्स कहाँ दे रखे हैं? क्या सभी को क्यू और यू का पेयर क्लियर है? सॉरी, क्यू और यू क्यों? अच्छा, क्यू भी तो है, हाँ। नंबर्स किसमें दे रखे हैं? क्यू में दे रखे हैं। क्या सभी को क्यू और यू का पेयर क्लियर है? दीज़ नंबर्स, ये नंबर्स ये करते हैं और जब फिगर्स का मतलब नंबर्स ये, और जब ये नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो ये पता लगता है। दीज़ नंबर्स गिव व्हाट एंड दीज़ नंबर्स और क्या करते हैं? एंड 2 स्टेटमेंट के बीच में आता है। क्या सभी को यू और एस का पेयर? तो पी और आर का पेयर बना है, क्यू और यू का पेयर बना है, यू और अभी मैं दोबारा भी समझाऊँगी। एक बार में नहीं समझ में आया मुझे बेटा। अभी मैं दोबारा भी समझाऊँगी। क्यू और यू का पेयर बना, यू और एस का पेयर बना, तो पेयर कॉम्बिनेशन क्या बन गया? क्यू यू एस। अब मेरे पास 2 कॉम्बिनेशंस है, पी आर है, क्यू यू एस है। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि पी आर पहले आएगा या क्यू यू एस पहले आएगा। तो टी से देखते हैं। जो लेटेस्ट फिगर्स हैं, वो करते हैं कि थोड़ा-थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये डेटा कहाँ से आया? जो फिगर्स आई कहाँ से आई? ये फिगर्स यहाँ से आए। पहले सिस्टम बताओगे, फिर बताओगे सिस्टम क्या-क्या बता रहा है। पहले सिस्टम बताओगे ना, फिर बताओगे सिस्टम ने क्या-क्या किया। मतलब ये सिस्टम पूरा जनरल स्टेटमेंट है। फिर बताओगे सिस्टम ने क्या-क्या किया, मतलब पी और आर पहले आएगा, क्यू यू एस बाद। तो फाइनल सीक्वेंस आपका क्या बना? सीक्वेंस टी पी। एक बार दोबारा समझो, भूल जाओ सब। सबसे पहले मुझे बताओ, ये सभी को क्लियर था कि इनमें से कोई भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे डेटा दिया हुआ था, डेटा से भी हम स्टार्ट नहीं करते, अगर इंट्रोडक्शन दे रखा हो तो। तो क्या सभी को क्लियर था टी स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा? सभी को? अगला स्टेप आ गया पेयर बनाना। क्या सभी को पेयर क्लियर था? पोस्चर ट्रैकर सिस्टम एंड दिस सिस्टम। क्या सभी को पी और आर का पेयर क्लियर था? चलो, अगला दीज़ नंबर्स। कौन से नंबर्स? ये वाले नंबर्स। नंबर्स और किसी में तो दे नहीं रखे, इसमें तो एक ही नंबर दे रखा है, तो नंबर्स तो नहीं लिख सकते। नंबर्स तो इसी में दे रखे हैं। क्या सभी को ये क्लियर था? क्यू एंड यू। अच्छा, यहाँ पे भी दीज़ नंबर्स लिखा हुआ था। नंबर्स तो क्यू में दे रखे थे, मतलब एस भी क्यू से लिंक्ड है। नंबर्स तो क्यू में दे रखे थे, यहाँ पे भी दीज़ फिगर्स से दीज़ नंबर्स लिखा हुआ था, यहाँ पे भी दीज़ फिगर्स से दीज़ नंबर्स लिखा हुआ था। तो क्यू से यू भी कनेक्टेड है, क्यू से एस भी कनेक्टेड है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्यू यू एस होगा या क्यू एस यू होगा? वो मुझे हेल्प किया एंड ने। क्योंकि एस से पहले एंड लिखा हुआ था और एंड स्टार्टर नहीं होता। 2 को जो कनेक्ट करता है वो दोनों तरफ आनी चाहिए। मतलब यू पहले आएगा, एस बाद में आएगा। क्योंकि यू और एस के बीच में एंड आएगा। एंड स्टार्टिंग नहीं होता। एस यू नहीं हो सकता। इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं तो एंड स्टार्टिंग नहीं हो सकता। एंड बीच में आता है। तो क्यू यू एस होगा। क्या ये सभी को क्लियर है? चलो, पी और आर बन गया, क्यू यू एस बन गया। मैम पी में तो डेटा दे रखा है, नंबर्स कहाँ दे? दीज़ नंबर्स। नंबर्स किसमें दे रखे हैं? नंबर्स इसमें दे रखे हैं। फिगर्स के नंबर्स किसमें दे रखे हैं? सिर्फ क्यू में दे रखे हैं। इसमें सिर्फ एक ही नंबर है तो नंबर्स तो नहीं लिख सकते और किसी में कोई नंबर है नहीं। अब पी आर बन चुका है, क्यू यू एस बन चुका है। अब ये आइडेंटिफाई करना है ये पहले आएगा, ये पहले आएगा। पी में क्योंकि नाम दे रखा था सिस्टम का, तो नाम तो स्टार्टिंग में बताओगे, फिर बताओगे आगे क्या होगा। तो मतलब पी और आर पहले आएगा, क्यू यू एस बाद। तो व्हाट इज़ द फाइनल? टी पी आर क्यू यू। यूएस का पेयर है बिल्कुल, सही वाला आंसर। एक बार फ्लोचार्ट बनाएँ, फ्लोचार्ट से और क्लियर हो जाएगा। टी पी आर क्यू यू। पी और आर का पेयर बना दिस सिस्टम से। क्यू पहले आया, यूएस बाद में आया क्योंकि क्यू में नंबर्स दे रखे थे। इसमें दीज़ नंबर्स लिखा था और एस में भी दीज़ नंबर्स की जगह दीज़ फिगर्स लिख दिया था। ये कैसे पता चला कि यू पहले आएगा, एस बाद में आएगा? क्योंकि एस की स्टार्टिंग में एंड लिखा हो। तो हर पेयर को बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ हिंट अब यहाँ क्लियर होगा फ्लोचार्ट में। अगर आपने कोई भी गलती करी है ना, तो वो फ्लोचार्ट में क्लियर हो जाती है कि मैंने क्या गलती करी। पी एंड आर दिस सिस्टम, क्यू पहले क्योंकि नंबर्स और दीज़ नंबर्स दीज़ फिगर्स और ये इस सीक्वेंस में ये क्योंकि आया। अब हमने ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट कर लिया। मैम क्यू और एस क्यों? क्योंकि एस की स्टार्टिंग में एंड लिखा हुआ है। आप राम के बारे में तो बात करोगे, राम इज़ गुड एंड राम इज़ हार्ड वर्किंग। तो ये यू पहले आएगा इस बार। ऐसे नंबर्स की बात हो रही थी, फिर उन्हीं नंबर्स की दोबारा बात हो रही थी, एंड लगा हुआ था, तो ये पहले आएगा ये बात, तो सी बात। तो दिस इज़ द सीक्वेंस। अब तो जब भी आप पैरामीटर को सॉल्व करोगे ना, अगर आप ये सोचते रह जाओगे मैम क्यू एस क्यों नहीं हो सकता, क्यू आर क्यों नहीं हो सकता, क्यू टी क्यों नहीं हो सकता, क्यू यू क्यों नहीं हो सकता, क्यू पी नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन बनाते रह जाओगे। हंड्रेड्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ये सेंटेंस के पैरामीटर, आप कुछ भी बना सकते हो, बट बनेगा वही जिसका पेयर होगा। ऐसे में आपके अभी के अभी कमेंट्स में हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, मैम इसका इसके साथ क्यों नहीं, 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 इसलिए जरूरी है फ्लो चार्ट को देखना। इस फ्लो चार्ट को देखोगे अपने आप अपनी गलती समझ
इसीलिए मैं हर पैराग्राफ आपको 2 बार समझाऊँगी कि आपकी कोई गड़बड़ ना हो और फिर फ्लो चार्ट भी समझाऊँगी कि आपको आपकी मिस्टेक समझ। इसलिए मैं पैराग्राफ को 3 बार समझा। चलो अब क्या-क्या बोलते हैं वो सीखते हैं। मैंने सीक्वेंस बनाया टी, पी, आर, क्यू, यू एंड एस। इस आखिरी स्टेटमेंट को आप लास्ट स्टेटमेंट बोलते हो, टर्मिनल बोलते हो, हिंड मोस्ट बोलते हो, अल्टीमेट बोलते हो। इसके ये सारे नाम होते हैं। जो सेकंड लास्ट स्टेटमेंट होता है, उसको आप पेनल्टीमेट स्टेटमेंट, जो थर्ड लास्ट स्टेटमेंट उसको आप एंटी पेनल्टीमेट, फर्स्ट स्टेटमेंट को आप इंट्रोडक्टरी भी बोलते हो, मेडन भी बोलते हो, मेडन, मेडन मीन्स फर्स्ट, फोरमोस्ट भी बोलते हो। इसमें कोई बीच का नहीं है, बीच वाला जो स्टेटमेंट होता है मिडल स्टेटमेंट, उसको मीडियन भी बोलते हो। मेडन और मीडियन बहुत अच्छे कन्फ्यूज होते हैं। मेडन मीन्स फर्स्ट और मीडियन मीन्स बीच का, बिगिनिंग भी बोल सकते हो। तो ये सारे-सारे नाम होते हैं। तो हमसे पेनल्टीमेट में सेकंड लास्ट पूछा गया तो यू, फोर्थ पूछा गया तो क्यू, थर्ड पूछा गया, कोई परेशानी? चलो, अब खुद से ट्राई करेंगे एक बार। सभी के पास 3 मिनट का टाइम है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट। राइट, शैल वी डिस्कस? देखते हैं कितने लोग के आंसर्स ठीक निकले। सबसे पहले बेटा हमने स्टेप नंबर 1 किया, दैट वाज़ रीडिंग ऑन द स्टेप। इंडियंस के लिए ही कौन है भई? नहीं पता, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। वो गलत चीज़ों के लिए फेमस हो गए, उनको बचर और कलाबाज बोला गया, मतलब उन्होंने बहुत लोगों को मारा। उनको ऑनर करने के लिए ब्रिटिश ने एक स्टैच्यू भी बनाया उनका, जो कि स्कॉटलैंड में बनाया और ब्रिटिश ने ही पैसा दिया। मीर जो कि मद्रास फ्यूसिलियर्स से थे, उनकी वो बहुत गलत चीज़ों के लिए फेमस हुए क्योंकि उनका बहुत ही क्रूर रोल था। उन्होंने रिबेल्स को दबाया था 1857 के रिवॉल्ट के द्वारा, हालाँकि उनकी डेथ हो गई। चलो नाम तो है यहाँ पे, तो ये स्टार्टिंग हो सकता है। उस समय जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंस की तरफ मूव कर रहा था, एक नया आइडिया पॉपुलैरिटी गेन किया। बहुत सारे लोग डिमांड करने लग गए कि उन स्टैच्यूज़ को, उन मेमोरियल्स को हटाया जाए, जो उनको लगता है ब्रिटिश रूल के शेमफुल रिमाइंडर्स हैं। ये भी हो सकता है। दिस लिखा हुआ था, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये जो स्टैच्यू है जिसको हम स्पेंसर्स जंक्शन बोलते हैं, ये यहाँ पर है। ये एक मद्रास में लैंडमार्क की तरह है इस समय। अच्छा, बट से लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। बट बहुत से लोगों को नहीं पता कि 100 साल पहले जब ब्रिटिश एम्पायर पावरफुल था, तो मद्रास में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जो कह रहा था कि स्टैच्यू को हटाया जाए ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर का, जिसका नाम था जेम्स जॉर्ज स्मिथ। अच्छा, फुल नेम आ गया। यहाँ पे शॉर्ट नेम था, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं, क्योंकि फुल नेम तो हमेशा शॉर्ट नेम से पहले आएगा। तो हमको इतना तो समझ में आया इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कि आर स्टार्टिंग स्टेटमेंट। क्यू वाले बच्चों को महापापी अवार्ड देना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट को नहीं अप्लाई किया। कॉन्सेप्ट क्या था कि फुल नेम हमेशा शॉर्ट नेम से पहले आएगा। यहाँ पे फुल नेम दे रखा था और यहाँ पे शॉर्ट नेम दे रखा था। इसका मतलब है कि जो टी है वो क्यू से पहले आएगा। इसका मतलब क्यू स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। कोई परेशानी किसी को? अब कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। यहाँ पे दिस जब दिस दैट दीज दोस मिले ना, सबसे पहले उसी पर अटैक कर दो। दिस स्टैचू, तो कौन सा स्टैचू? स्टैचू की बात कहाँ हुई है? स्टैचू की बात कहाँ हुई है? स्टैचू की बात यहाँ हुई है कि ब्रिटिशर्स ने एक ब्रॉन्ज का स्टैचू लगाया और ये जो स्टैचू था, कौन सा स्टैचू? अ ब्रॉन्ज स्टैचू। और ये जो स्टैचू है, तो हमको ये भी समझ में आया कि पी जो है वो एस से पहले आएगा। आगे हमको क्या समझ में आया कि टी क्यू से पहले आएगा और जो पी है वो एस से पहले आएगा। क्यों पी एस से पहले आया हमको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश ने एक ब्रॉन्ज का स्टैचू लगाया अगस्त 1861 में, जिसको स्कॉटलैंड में कास्ट किया गया। इसको, और ये जो स्टैचू है जो कहाँ पर है? स्पेंसर्स जंक्शन। अच्छा, ठीक है, ये दिस स्टैचू ये भी तो हो सकता है। स्टैचू ऑफ, अभी समझ में आया कि पी और एस हो गया, टी और एस होगा। अब ये कंफ्यूजन है। सही बात है। ये स्टैचू का भी स्टैचू की बात तो यहाँ पे भी हुई है ना, तो पी और एस भी हो सकता है, टी और एस भी हो सकता है। अभी क्लैरिटी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कुछ और कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो आर में लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। बस एक और हिंट देते हैं, यहाँ पे पी लिखा हुआ था, ही बिकेम इनफेमस। ये जो है गलत चीज़ों के लिए फेमस हो गए। तो इस पी का नाम कौन है? कौन है जो गलत चीज़ों के लिए फेमस हुआ? मीर फेमस हुए गलत चीज़ों के लिए। उनका बहुत गंदा रोल था रिबेल्स को दबाने में और
इंडियंस के लिए वो इस चीज़ के लिए फेमस हुए। क्यू और पी का भी पेयर है। तो अब ये सारे कॉम्बिनेशंस बने हैं। तो नील अच्छा ये भी हमको समझ में आ रहा है कि टी के बाद क्यू आएगा, फुल नेम और पी इधर आएगा। तो हमारा एक सीक्वेंस तो बन चुका है टी, क्यू एंड पी। अब बस एस का प्लेसमेंट करना है कि एस कहाँ आएगा। एस के पास 4-5 जगह आने की। एस यहाँ भी आ सकता है, एस यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी अब बस एस का प्लेसमेंट ढूँढना है कि एस कहाँ है। तो ये जो स्टैच्यू है, जो स्पेंसर जंक्शन पे है, जो कि क्रॉसिंग पे है माउंट रोड की और यहाँ पे और 75 इयर्स हो गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है मद्रास में लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी पे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मद्रास की बात कहाँ हो रही है? मद्रास में बात कि मद्रास में प्रोटेस्ट हो रहा है इस स्टैच्यू को हटाने का और ये मद्रास में कहाँ पर है? वेयर इन मद्रास। तो हमने बात तो पढ़ी थी कि वेयर वाला पहले लगाते हैं। इसका मतलब ये जो एस है इसको यहाँ लगाना पड़ेगा। टी से पहले तो आ नहीं सकता। टी से पहले तो आ नहीं सकता क्योंकि दिस स्टैच्यू तो कौन सा स्टैच्यू? मिलिट्री ऑफिसर नेम वाला स्टैच्यू। तो जो बच्चे टी से पहले लगा रहे हैं तो गड़बड़ कर रहे हैं। दिस स्टैच्यू लिखा हुआ है तो कौन सा स्टैच्यू? जो इन ऑफिसर का जो स्टैच्यू है। तो टी से पहले तो आ ही नहीं सकता था और वेयर भी था। वेयर था मतलब आएगा स्टार्टिंग की तरफ ही। यहाँ लगाना पड़ेगा। फाइनल सीक्वेंस क्या बना? आर टी एस क्यू। कोई परेशानी? एक दोबारा समझे? बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। वेरी नाइस क्वेश्चन, मजा आ गया इसको करने में। चलो सबसे पहले मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 क्लियर है सभी को कि आर स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे ही था, यहाँ पे नील था, यहाँ पे दिस था। जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा समझ लो। यहाँ पे बट था, यहाँ फुल नेम था, यहाँ शॉर्ट नेम था। कैसे कोई बात क्लियर थी? आर स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। चलो अब स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पे फुल नेम दिया हुआ था, यहाँ पे उनके बारे में दिया हुआ था कि ये मद्रास फुसिलियर्स के थे, इनको ये फेमस हुए क्योंकि इन्होंने रिबेल्स को सप्रेस किया था, रिबेल्स को दबाया था और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इनका स्टैच्यू बनाया था। तो क्या सभी को टी क्यू पी का कॉम्बिनेशन क्लियर था? पहले मुझे ये बताओ, क्या टी क्यू पी क्लियर था? फुल नेम, फिर इनकी स्टोरी स्टार्ट हुई, ये किसको बिलॉन्ग करते थे, इन्होंने क्या किया था और जो उन्होंने एक्शन किया था उसका इन्हें रिवॉर्ड क्या मिला था। तो इनका एक्शन और उसका इन्हें रिवॉर्ड क्या मिला। क्या सभी को टी क्यू पी क्लियर था? चल आर स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्लियर था, टी क्यू पी क्लियर था। तो बस डाउट कहाँ था? डाउट था एस की पोजीशनिंग में कि एस कहाँ आएगा। अब एस में दिस स्टैच्यू लिखा हुआ था, ये वाला स्टैच्यू, तो क्या एस यहाँ पे आ सकता है? दोबारा समझो, बहुत ईजी है, अब ईजी लगेगा। क्या एस यहाँ पे आ सकता था? क्या यहाँ पे कोई एक स्टैच्यू की बात हो रही थी? नहीं, यहाँ पे तो रिमूवल ऑफ स्टैच्यूज था। तो स्टैच्यूज तो दिस स्टैच्यू का नाउन नहीं हो सकता, दिस तो सिंगुलर होता है। तो क्या आर के बाद ऐसा आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये वाली पोजीशन तो गायब हो गई। चलो अब अगली पोजीशन देखते हैं। क्या टी के बाद ऐसा आ सकता है? ये स्टैच्यू कहाँ पर है? ये स्पेंसर जंक्शन पे वेयर बताया हुआ है। ये स्टैच्यू कहाँ पर है? अभी जब मैं आपको पैराजम्बल का सीक्वेंस पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कोई भी अगर इवेंट होता है, तो सबसे पहले उसका डेट, प्लेस और टाइम बताते हैं, उसकी आगे की स्टोरी बताने से पहले। तो क्यू और पी में तो स्टोरी है, उसका प्लेस कहाँ दिया हुआ है? एस में। अभी-अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और देखो इसका एप्लीकेशन भी हो गया। जब भी कोई स्टोरी होती है, तो हम कहाँ कहाँ पढ़ा है हमने ये कॉन्सेप्ट? जब भी कोई चीज़ होती है, पहले उसका टाइम, डेट और प्लेस बताते हैं, फिर उसकी स्टोरी बताते हैं। तो जब भी उसका टाइम, डेट और प्लेस बताते हैं, फिर उसकी स्टोरी बताते हैं। तो बताओ, एस में टाइम नहीं, प्लेस दे रखा है, तो क्या क्यू के बाद में आ सकता है? क्यू में तो स्टोरी आ गई, पी में भी स्टोरी आ गई, तो इसका मतलब स्टोरी से पहले आएगा। इसका मतलब कहाँ आएगा? कोई भी दिक्कत किसी को भी। मैम पी के बाद ऐसा आ सकता है, स्टोरी के बाद थोड़ी ना बताओगे बेटा कि कहाँ पर है। जब भी कोई चीज़ होती है, ये तो अभी भी सीखा, ये गलती कैसे कर दी आपने? ये तो अभी भी सीखा ना, एक प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब एक न्यूज़ है ये, कि इस स्टैच्यू को हटाओ। तो पहले बताओ तो सही वो स्टैच्यू कहाँ पर है? फिर उसके पीछे की स्टोरी बताना। जब भी कोई आप न्यूज़ बता रहे होते हो, कोई रिपोर्टिंग कर रहे होते हो, कोई इवेंट बता रहे होते हो कि ऐसा-ऐसा इवेंट हुआ, सबसे पहले उसका डेट, प्लेस, टाइम बताते हैं। सबसे पहले क्या बताते हैं? डेट, प्लेस, टाइम बताते हैं। फिर उसके बाद उसके पीछे की स्टोरी बताते हैं। कोई क्यू और पी अभी की बात नहीं है, उसके पीछे की स्टोरी है कि ऐसे एक बंदा हुआ करता था, उसने रिबेल्स को बहुत दबाया था, तो ब्रिटिशर्स ने उसको रिवॉर्ड करने के लिए उसका एक स्टैच्यू बना दिया था। तो क्यू और पी क्या है? उसके पीछे की स्टोरी है। तो पहले उस इवेंट को बताओ कहाँ हुआ है, फिर उसके पीछे की स्टोरी बताओगे। चलो अभी भी नहीं समझ में आया तो फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट सॉल्व क्लियर हो जाएगा। आर, पी, एस, क्यू एंड पी। क्यू एंड पी में पीछे की स्टोरी दे रखी थी कि उस बंदे ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उसको रिवॉर्ड दिया। पी और एस में स्टैच्यू बनाया और दिस स्टैच्यू दे रखा था कि ये स्टैच्यू कहाँ पर है। प्लेस दे रखा था इसलिए हमने प्लेस को स्टोरी से पहले लगाया और आर को ढूंढना तो बहुत आसान था कि और कोई स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं। क्लियर सभी को? कोई डाउट? एक और कर लें आखिरी? चलो, एक आखिरी पैराजम्बल। सभी के पास 3 मिनट का टाइम है, फिर से ऑल द बेस्ट।
चलिए डिस्कस करें, देखते हैं। द लैक ऑफ ड्यूरेबल डिसीज मॉडिफाइंग इंटरवेंशन, मतलब ऐसी चीज नहीं है जो डिसीज को चेंज कर दे। इसकी वजह से ऐसी थेरेपीज आ रही है जिससे आप मूव तो कर सकते हो और डिपेंडेंस कम हो सकता है सर्जरी पे। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया, जो थेरेपी है वो एक डिसीज को मॉडिफाई कर देती है और उनको सुकून देती है। कौन सी बीमारी, डिसीज क्या है, कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी पता ही नहीं लगा कौन सी बीमारी है। क्लिनिकल स्टडीज बोलती है कि फायदा होता है 2 साल तक। कौन सी थेरेपी कौन सी बीमारी कुछ पता ही नहीं लगा इन तीनों स्टेटमेंट्स में। एक्जिस्टिंग ट्रीटमेंट जो है सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं। कौन सी बीमारी का दिस लिखा हुआ था स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तो सिप्ला ने एक थेरेपी दी है जो कि इसकी थेरेपी है, जो कि बहुत बड़ा चीज है। तो हाँ, बीमारी का नाम क्या है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। इतने सारे लोगों को है, तो हमको इतना तो समझ में आया कि यू क्या होगा, यू स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। कोई परेशानी किसी को स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढने में, सबने ढूंढ लिया स्टार्टिंग स्टेटमेंट। चलो, तो ये इतने सारे लोगों को अफेक्ट कर रही है। अब जब भी मुझे दिस दैट दीस दोस मिलता है, सबसे पहले मैं उनको देखती हूँ। तो यहाँ पे दिस गैप लिखा हुआ था कि ये कमी है। चलो, अब कमियां किसने दे रखी है पहले तो मुझे ये बताओ। टी में लिखा हुआ है कि ये एक तरह की कमी है। दिस गैप का मतलब क्या है, कमी है। तो कमियां दो जगह दे रखी है कि कमियां है, बताओ किसमें कमी दे रखी है। एक तो यहाँ पे कमी दे रखी है कि ड्यूरेबल डिसीज मॉडिफाइंग इंटरवेंशन की कमी है, और एक कमी यहाँ पे दे रखी है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं मिलता। तो क्या समझ में आ रहा है कि टी से पहले दो स्टेटमेंट आएंगे, पी और एस। कितने लोगों को बात समझ में आई। अभी मुझे नहीं पता पी एस होगा या एसपी होगा, बट मुझे इतना तो समझ में आ गया कि टी से पहले दो स्टेटमेंट आएंगे, पी और एस। तो दो स्टेटमेंट मैंने जगह छोड़ी और यहाँ पे टी लिख दिया। कोई परेशानी। चलो, अब थेरेपी का नाम आ गया। इस थेरेपी के बारे में कहाँ कहाँ दे रखा है। इस थेरेपी के बारे में दो स्टेटमेंट्स में दे रखा था। कौन कौन से दो स्टेटमेंट्स थे। एक तो था क्यू द थेरेपी, कौन सी थेरेपी, सिक्लोस्टेम। और एक और दे रखा था द थेरेपी इसमें। तो क्यू और आर में दिया हुआ था थेरेपी के बारे में कि ये जो थेरेपी आई है सिक्लोस्टेम, ये थेरेपी क्या करती है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ था ये थेरेपी क्या करती है। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि टी के बाद क्यू आर होगा या आर क्यू होगा। आइडेंटिफाई करो। ये थेरेपी आई, इसको अप्रूव किया इसने, ये थेरेपी क्या करती है, ये थेरेपी ये करती है। और यहाँ लिखा हुआ है इस थेरेपी के बेनिफिट्स 2 साल तक होते हैं। तो थेरेपी एक बहुत अच्छा एडवांसमेंट हो गया है स्ट्रेटेजी को लेकर। तो कंक्लूजन लग रहा है थेरेपी का, ये थेरेपी क्या करेगी, 2 साल तक आगे का बेनिफिट देगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है थेरेपी करती क्या है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो एक तरीके से फ्यूचर दे रखा है कि 2 साल तक कुछ नहीं होगा। और ये बोल रहा है कि थेरेपी करती क्या है, तो ये वो समझ में आ रहा है क्यू और आर होगा। अब हमको ये देखना है कि पी और एस होगा या एस और पी होगा। तो दोनों को पढ़ लेते हैं। चलो पी और एस को पढ़ते हैं। जो ड्यूरेबल और डिसीज मॉडिफाइंग इंटरवेंशन की कमी है, इसकी वजह से क्या हुआ है, डिमांड आ गई है थेरेपीज की जो लॉन्ग टर्म मोबिलिटी को इंप्रूव कर सके और डिपेंडेंस कम कर दे सर्जरी। थेरेपी की डिमांड आई है तो थेरेपी आ गई है। थेरेपी की डिमांड आई है तो थेरेपी आ गई है। इसका मतलब पी जो है टी से ज्यादा कनेक्टेड है, तो पी यहाँ है, पी यहाँ आएगा। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस, फाइनल सीक्वेंस इज यू एस पी टी क्यू एंड। एक बार दोबारा समझे। चलो एक बार दोबारा समझ। देखो, सबसे पहले तो बीमारी का नाम दे रखा था यहाँ पे, और किसी बीमारी का नाम ही नहीं था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो इतना तो क्लियर हो गया था कि यू जो है आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट। अगली बात, यहाँ पे लिखा हुआ था ये गैप है, कमी है। कमी कहाँ दे रखी थी, एक तो यहाँ पे कमी थी कि इसे शॉर्ट टर्म रिलीफ देते, यहाँ पे कमी थी कि कोई अच्छी चीज नहीं है। तो कमी हमको दो जगह दे रखी थी, एस में और टी में। तो हमको समझ में आया कि टी जो है एस और टी के बाद आएगा। चलो अगली बात, थेरेपी का नाम आया सिप्लोस्टेम, ये थेरेपी क्या करती है, ये क्यू में आया, और ये थेरेपी का फायदा कब तक होगा वो आर में आया। तो टी क्यू एंड आर, थेरेपी का नाम, थेरेपी क्या करती है, कब तक इसका फायदा होगा। अब कमियां दो थी, एस और टी। टी में लिखा हुआ था जरूरत पड़ गई है थेरेपी की, तो थेरेपी आ गई। इसका मतलब पी और टी लिंक थे, पी और टी लिंक थे, तो ऐसे यहाँ। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस, फाइनल सीक्वेंस इज यू एस पी टी क्यू एन आर। एक बार फ्लोचार्ट बना लेते हैं, किसी ने कोई गलत पेयर बनाया होगा तो उसको क्लियर हो जाएगा कि उसने क्या गलती करी। यू एस पी टी क्यू एन आर, थेरेपी का नाम बताया, फिर द थेरेपी, ये वो थेरेपी करती क्या है, थेरेपी का यूज क्या है, और फिर फ्यूचर इंप्लीकेशन ऑफ थेरेपी, थेरेपी का फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या। अगला यू इंट्रोड्यूस कर रहा था, बीमारी का नाम बता रखा था इसमें। अच्छा, यहाँ पे थेरेपी की बात हो रही थी, में थेरेपी की बात हो रही थी, जरूरत है एक थेरेपी की, थेरेपी की डिमांड है, इसलिए थेरेपी आ गई। थेरेपी की डिमांड थी तो थेरेपी आ गई, और यहाँ लिखा हुआ था इस बीमारी का ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो एस पी क्यों बनाया, पी एस क्यों नहीं बनाया, पी में थेरेपी की डिमांड थी और टी में थेरेपी आ गई। तो पी यहाँ है तो एस के लिए से यही पोजीशन बची। फाइनल सीक्वेंस क्या बन गया, यू एस पी टी क्यू। कोई परेशानी किसी को। हार्ड, सारे हार्ड, इजी कोई नहीं है। बट इस लेवल का करते करते कुछ टाइम बाद आपको इजी लगेगा। अभी अगर आप एक पेयर बना पा रहे हो और स्टार्टिंग सेगमेंट ढूंढ पा रहे हो, मोर देन इनफ है। जो बच्चे बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ स्टार्टिंग सेगमेंट में ढूंढ पा रहे हैं ना, मोर देन इनफ है। एक पेयर बना पा रहे हो और अच्छी बात है, दो पेयर बना पा रहे हो और अच्छी बात है। अभी ये टारगेट मत करो कि मुझे बिल्कुल आंसर सही निकालना है। बिगिनर्स को भी टारगेट नहीं करना है कि मुझे बिल्कुल आंसर सही निकालना है। बिगिनर्स को भी ये टारगेट करना है कि मेरा स्टेप 1 हो जाए, मैं सारे स्टेटमेंट्स को रीड कर लूं, मैं स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढ पाऊं, फिर धीरे 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 करके पेयर्स की तरफ आगे मूव करूं। एक और कर ले, एक आखिरी और कर ले, वन लास्ट। चलो, ऑल द बेस्ट। 3 मिनट का टाइम।
चलिए लेट्स डिस्कस। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ वन्स अगेन कन्फर्म्ड, इन्होंने एक बार फिर से कन्फर्म कर दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक कंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट लेंडर्स हैं, सबसे ज़्यादा लोन्स देती है। ये स्टार्टिंग में डीज़ लिखा हुआ तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता था। इनमें से कोई भी बैंक अगर फेल हो जाएगी तो बहुत उथल-पुथल मच जाएगी मार्केट में। इसलिए रेगुलेटर कह रहे हैं कि आप अच्छा खासा कैपिटल रखो और इनके ऊपर नज़र अच्छे से रखी जाए। जो बैंक्स इस कैटेगरी में आती हैं, अच्छा यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है या फुल फॉर्म लिखी हुई है? तो ये समझ में आया कि एस के बाद आएगा आर। उनको हम एसेंशियल पिलर्स मानते हैं इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का, क्योंकि उनकी स्मूथ फंक्शनिंग का बहुत इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। दिस डेजिग्नेशन फिर से दिस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये जो डेजिग्नेशन है, जिसको डीएसआईबीज़ भी बोलते हैं, ये हाइलाइट करता है कि कितनी ज़्यादा क्रूशियल है दीज़ बैंक्स भी लिखा हुआ था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में और डिस्ट्रक्शन को रोकने में। एसबीआई, एचडीएफसी और बैंक और आईसीआईसीआई इनका डीएसआईबी स्टेटस बना हुआ है और कनेक्टेड है। ठीक है, चलो ये सारा पढ़ के मुझे समझ में आ गया कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा। स्टार्टिंग स्टेटमेंट विल बी 3, 4। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई थी तो ये भी एस के बाद में आएगा। यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई थी। तो इतना समझ में आया कि एस पहले आएगा, आर बाद में आएगा, टी बाद में आएगा। अब पहले देख लेते हैं एसआरटी का क्या सीक्वेंस होगा, फिर क्यू को अरेंज करेंगे। एसआरटी का क्या सीक्वेंस होगा पहले ये देखते हैं। तो ये जो डोमेस्टिकली सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, ये हाइलाइट करता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये बैंक्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में और डिस्रप्शन को रोकने में। जो बैंक्स इस कैटेगरी में आती हैं, उनको एसेंशियल पिलर मानते हैं इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का, क्योंकि उनकी स्मूथ फंक्शनिंग का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इकोनॉमी पे। तो जो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है इनका अच्छा, क्या ये बात समझ में आ रही है कि आर पहले आएगा, टी बाद में आएगा? यहाँ पे बोले सारी बैंक्स जो इस कैटेगरी में है, फिर एग्जांपल दे दिया कि ये तीनों बैंक्स हैं। सारी बैंक्स जो इस कैटेगरी में है, वो इनको ये माना जाता है, फिर इन बैंक्स का जो इस कैटेगरी में उनका एग्जांपल दे दिया। तो पहले बात करेंगे फिर एग्जांपल देंगे। तो ये भी हमको समझ में आ रहा है कि इसका जो सीक्वेंस होगा वो एसआरटी होगा। अब बस क्यू को देखना है, क्यू की पोजीशन क्या होगी? क्यू के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो चारों ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्यू कहाँ है। इफ एनी ऑफ दीस बैंक्स वर टू फेल, अगर इनमें से कोई भी बैंक फेल हो गई, तो बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मच जाएगी पूरी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट में। इसकी वजह से रेगुलेटर क्या कह रहे हैं? रेगुलेटर कह रहे हैं इन सारी बैंक्स को कि आप क्या करो, अच्छी खासी कैपिटल बना के चलो और अच्छे से सुपरविजन बनाओ। एनी ऑफ दीस बैंक्स, कौन सी बैंक्स? समझ में आ रहा होगा? अगर इनमें से कोई भी बैंक फेल हो गई, कौन सी बैंक्स? बताओ। सिर्फ ये तीनों या फिर वो सारी बैंक्स जो इस कैटेगरी में आती हैं? पीटी वाले बच्चों को अपना पाठ समझ में आ रहा होगा। अगर इनमें से कोई भी बैंक फेल हो गई, सिर्फ ये तीनों बैंक्स या फिर वो सारी बैंक्स जो इस कैटेगरी में आती हैं? अपने आप समझ में आएगी अपनी मिस्टेक, क्यों बनाया। ये तीनों सिर्फ 3 बैंक्स की बात हो रही थी। हमने 3 बैंक्स की बात नहीं करी कि ये तीनों बैंक्स फेल हो गई तो प्रॉब्लम होगी। सारी बैंक्स जो इस कैटेगरी में आती हैं, अगर इनमें से कोई भी फेल हो गई, ऑल बैंक्स नॉट ओनली दीस 3, सारी की सारी बैंक्स जो इस कैटेगरी में आती हैं। ये 3 तो एग्जांपल था। सिर्फ एग्जांपल की बात नहीं कर रहे, सारी बैंक्स की बात कर रहे हैं। मतलब इनमें से कोई भी बैंक फेल हो गई जो इस कैटेगरी में आती है। तो आर के क्यू के लिए जो बेस्ट पोजीशन है कौन सी है? ये वाली। तो आंसर इज टी है। कोई परेशानी? किसी को? ये दोबारा समझे? सोचो क्या कोई एग्जांपल समझो, बहुत प्यारा पैराजल है। एक और एग्जांपल समझते हैं। कोई बात बोली कि वो सारे बच्चे और वो सारे स्टूडेंट्स जिनके 90% से ऊपर मार्क्स आए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो समझ लेना अभी क्लैरिटी आ जाएगी। जिन बच्चों के 90% से ऊपर मार्क्स आए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। उन 3 बच्चों का नाम दे दिया मैंने, राम, रमेश और सुरेश। ये वो 3 बच्चे हैं जिनके 90% से ऊपर आए हैं। फिर मैंने स्टेटमेंट दिया, अगर इन बच्चों ने इफ दीस स्टूडेंट्स, अगर इन बच्चों ने मेहनत नहीं करी होती,